देखें ध्यान से, अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो चलें इसका स्टेटमेंट देखिए हम। सो दिस लॉ states that rate of change of momentum of a body is equal to net force acting, net ऐसे लिखे आप, is equal to net external force acting on the body, is equal to net external force acting on the body, net external force acting on the body। ठीक है, तो देखें it states that rate of change of momentum of a body is equal to net external force acting on the body। ठीक, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो फोर्स एज्यूम कर लें F net external force is acting on the body, so this is equal to rate of change of momentum of a body, this is equal to rate of change of momentum of a body। ठीक है, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं बताना, यहाँ ये ऐसे नहीं समझिए हम कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, नहीं, तो डायरेक्शन इन विच मोमेंटम चेंज विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, अब मान लो सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पे नेट फोर्स मान लें F लग रहा है। ठीक है, और इसका वेलोसिटी मान लो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे v, तो इस इंस्टेंट पे इसका जो मोमेंटम डिफाइन होगा दैट विल बी मास इनटू वेलोसिटी। यही डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा था मोमेंटम के लिए। ठीक है, सो मास इनटू वेलोसिटी। अब देखें ध्यान से, तो अगर यहां हम पुट करें तो फोर्स लिखा जाएगा d डिवाइडेड बाय dt ऑफ, मोमेंटम के लिए लिखेंगे हम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक को ऐसे ही रखते हैं हम, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को एज इट इज रखा जाता है और पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो देखें फोर्स लिखा गया, मास ऐसे ही रखें, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें, फिर वेलोसिटी को ऐसे रखो और डिफरेंशिएशन मास का करेंगे। ठीक है, तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। और अगर हमारे पास वो केसेस हैं जिन केसेस में हम मास को एज्यूम कर लें कांस्टेंट, मास m अगर हम मान लें कांस्टेंट, अगर बॉडी का मास वैरी नहीं कर रहा, वेरिएबल मास नहीं है, कांस्टेंट मास है। ठीक है, तो फिर dm डिवाइड बाय dt, कांस्टेंट का चेंज जीरो होता है, डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। ठीक है, तो फिर dm डिवाइड बाय dt के बदले अगर हम जीरो लिखें तो उस केस में जो फोर्स है, फोर्स लिखा जाएगा m dv डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, सो दिस dv डिवाइडेड बाय dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तब जब कांस्टेंट मास होगा बॉडी का। ठीक, वेरिएबल मास के केस में इस लॉ का स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो फोर्स लिखा गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है मास, अब जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होगी। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट जब हम मास को एज्यूम कर लें कांस्टेंट। ठीक है, तो लिख लें बेटा, नोट कर लें इसको। सो कांस्टेंट मास के केस में देखा हमने नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लें तो एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक, तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ दिस सेकंड लॉ। अब देखिए ध्यान से, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स F1, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स F2। ठीक, और बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो यहां न्यूटन सेकंड लॉ हम कैसे लिखें, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास एज्यूम कर लें हम, तो देखें अगर इस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो ये फोर्स डोमिनेंट रहा होगा इस फोर्स से। ठीक है, तो नेट फोर्स जब हमें लिखना है तो F1 माइनस F2 करना पड़ेगा। सो दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, चलो कुछ पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, और इस यहां से हम अब न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे। और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम कंसीडर करेंगे दो बुक्स, एक आपका एच.सी. वर्मा और एक डी.सी. पांडे। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चंस। पहले एग्जांपल देख लें, मान लो ये 2 kg ब्लॉक, इस 2 kg ब्लॉक पे फोर्स लगा 10 न्यूटन, और आपसे पूछा बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या लिखते हैं हम, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स 10 न्यूटन है। ठीक है, मास इसका 2 kg है, इनटू एक्सेलरेशन a मान लो, सो a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं आप। मान लो अब फिर से अगर हम ले लें 2 kg ब्लॉक, और इस 2 kg ब्लॉक पे अब फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये एंगल मान लो 37 डिग्री। फिर से मान लो 10 न्यूटन फोर्स ही हम इस पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमसे पूछा कि मोशन जो है, मोशन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, आगे जा रहा है। ठीक है, विद सम एक्सेलरेशन। तो आपसे कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का हम निकाला एक्सेलरेशन, और दूसरा, पहला दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे नॉर्मल कितना लगेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका एमपीटी अगर हम बनाएं, पहले देखें 11th वालों के लिए ये इस ट्रायंगल को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ये एंगल 37 डिग्री अगर हम मान लें, ये 90, तो ये एंगल हो गया 53। ठीक, तो ये साइड 3, ये 4, ये हो गया फिर 5। इस ट्रायंगल को आप याद रखें। ठीक, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि याद रखना cos ऑफ 37 कितना होता है। ठीक है बेटा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos क्या होता है, cos होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल 37 है, तो ये बेस कंसीडर किया जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 37, तो वो हो गया 3/5। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और अब अगर हम एंगल ये ले लें 53 डिग्री, तो देखें cos ऑफ 53, cos ऑफ 53, तो उस केस में ये 3/5 हो गया। ठीक, और अगर आपसे पूछा गया साइन ऑफ 53, तो वो 4/5 हो गया। ठीक, इसी तरह बाकी एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। tan 37 कैलकुलेट करना होगा, tan 53 कैलकुलेट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रायंगल, इसको याद रखना।
फिजिक्स में कई जगहों पे ये वैल्यूज आपके लिए ये यूज होंगे, ये वैल्यूज आपके लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इस रिजल्ट को, खासकर 11th वाले, ठीक है। बाकी एंट्रेंस वालों को तो पता ही होती है ये सब चीजें। देखिए ध्यान से, यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा हमारा इस ब्लॉक पे, 10 न्यूटन फोर्स, ठीक। ये एंगल 37, तो ये एंगल भी हो गया 37। तो देखिए ध्यान से इस ब्लॉक पे इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर, ये हो गया 10 cos ऑफ 37, रिजॉल्व तो करना आता है ना बेटा। तो ये वाला कंपोनेंट इस फोर्स का हो गया 10 cos ऑफ 37। cos 37 आप देखें 4/5 हो गया, तो जब यहां पे लिखेंगे 4/5, ठीक है, कैंसिलेशन करने के बाद वो आ जाएगा 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। सिमिलरली इसका अगर कंपोनेंट आप यहां देखोगे, जो ये फोर्स का एक कंपोनेंट जो ऐसे लगेगा ब्लॉक पे, और फोर्स का एक कंपोनेंट जो वर्टिकली डाउन लगेगा, ठीक है, वो होगा 10 sin ऑफ 37। sin ऑफ 37 का वैल्यू देखें 3/5 है, तो जब यहां लिखेंगे हम 3/5, 5 2 10 हो गया, तो ये आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट 6 न्यूटन, ठीक। तो जब इस बॉडी के लिए हम एफबीडी बनाएं, तो देखें वर्टिकल क्या फोर्स लग रहे हैं इस पे। एक तो इसका अपना वेट फोर्स लगेगा जो mg होता है, ठीक। अगर मैं एज्यूम कर लूं यहां पे g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो देखें इसका मास 2 है और g का वैल्यू 10 मान लें, तो वेट इसका हो गया फिर 20 न्यूटन। एक बेटा फोर्स होता है तो यूनिट न्यूटन ही आएगी, ठीक है। तो एक तो वेट फोर्स हो गया, और ये फोर्स भी लग रहा है इस पे, इसका एक कंपोनेंट इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज 6 न्यूटन, ठीक। अब ये कांटेक्ट सरफेस है, तो अपवर्ड इस पे नॉर्मल लगेगा, ठीक। ये 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चूंकि ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट मींस इस 8 न्यूटन की ही वजह से इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, तो ये एक्सेलरेशन हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माना है, कोई वर्टिकल मोशन इसका नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, ठीक। तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने नेट फोर्स लग रहे हैं, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले पार्ट का आंसर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू इट्स मास, मास कितना है 2 इनटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहां हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान से देखें, अब कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन इसमें है नहीं, तो वर्टिकल डाउनवर्ड देखें फोर्स क्या क्या लग रहा है, एक लग रहा है 6 न्यूटन प्लस एक लग रहा है 20 न्यूटन, 6 20 लग रहा है, ठीक। और नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस कर दें n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्टिकल कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन वर्टिकल 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम नॉर्मल फोर्स का वैल्यू लिखें, तो दिस इज इक्वल टू 26 न्यूटन, 26 न्यूटन, ठीक। तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले बेसिक्स से चलेंगे, फिर हम अपना लेवल इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। गुड, चलो बेटा आप इस एग्जांपल को देख लें। ये मान लो 2 kg ब्लॉक, ठीक। माने यहां इस पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहां पे इस पे लग रहा है, ये एंगल मान लो 53 डिग्री, और इस फोर्स को कंसिडर कर लें 10 न्यूटन, ठीक। और यहां पे भी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और इस एंगल को मान लो 37 डिग्री, ठीक। वर्टिकल मोशन इसका एज्यूम ना करें, इसका कोई ऐसे पार्टिकल का कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो आप इसका कैलकुलेट करें, फर्स्ट पार्ट इसके लिए कैलकुलेट करें इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन जो इस फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर, ठीक। ध्यान से देखें,
एंगल अगर 37 डिग्री तो ये भी 37, ठीक है। तो इस 20 न्यूटन फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो इस ब्लॉक पे लगेगा हॉरिजॉन्टली, और वो होगा 20 cos ऑफ 37, ये 37 तो ये 37, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट cos हो गया, cos ऑफ 37 होता है, cos 37 होता है 4/5, ठीक है। तो 4 into 4/5, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो इसका इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 16 न्यूटन है। ये वाला हो गया इसका 20 साइन ऑफ 37 होता है 3/5, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया 12 न्यूटन। सिमिलरली इसको भी देखें, ये अगर 53 है तो ये एंगल भी 53 हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट्स देखें, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, ठीक। तो ये एंगल अगर 53 मान लें तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, ये इस डायरेक्शन में, दैट विल बी 10 cos ऑफ 53, और cos ऑफ 53 होता है 3/5, और ये होगा 10 साइन ऑफ 53 होगा 4/5, ठीक है। तो अभी हमने जो ट्रायंगल लिखी थी उसी में से हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखें यहां से ये हो गया 5 2s are, और ये हो गया 6 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करके देखें, ये हो गया 8 न्यूटन, ठीक। अब देखें टोटल फोर्सेस, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस ब्लॉक का, और देखें टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। तो वर्टिकल में कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल में, ठीक है। और 3 फोर्सेस को हम देखें, एक तो ये लग रहा है 12 न्यूटन, एक फोर्स लगेगा 12 न्यूटन, ठीक। इसका कंपोनेंट 8 न्यूटन, और एक वेट होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम जी मान लें, सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर एज्यूम कर लें, ठीक है। तो मास इसका 2 है, 2 into 10 यानी 20 न्यूटन, ठीक। तो 3 फोर्स जो हमने यहां दिखाए, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन और 20 न्यूटन। 12 ये वाला है, 20 इस पे जो वेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 8 न्यूटन ये फोर्स, ठीक। और अपवर्ड रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स 16 न्यूटन, और इसका ये वाला कंपोनेंट 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब ये 16 न्यूटन और ये 6 न्यूटन अनबैलेंस्ड है, तो बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। तो नेट फोर्स जो है, पहला पार्ट देखें एक्सेलरेशन के लिए, नेट फोर्स 16 minus 6, दिस इज कॉल्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑब्जेक्ट का 2 है इनटू एक्सेलरेशन a मान लें, ठीक है। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a, ठीक। तो a एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा। अब एक्सेलरेशन आ गया तो देखें नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, ठीक है। तो फिर नॉर्मल फोर्स ने इन फोर्सेस को बैलेंस किया होगा, तो नेट वर्टिकल फोर्स 0, तभी हम कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं मान रहे, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, यस, 20, और ये हो गया 20, दैट इज 40। एक तो 20 हो गया, प्लस कर दो 8, प्लस कर दो 12, सो दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन। एक फोर्स लग रहा था इस पे ऐसे 37 डिग्री एंगल पे, एक लग रहा था ऐसे, ठीक है। तो इस फोर्स को हमने रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट्स में, हमने देखे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स, फिर सारे फ्री बॉडी डायग्राम में हमने शो किए और देखा नेट एक्सेलरेशन और नॉर्मल डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये मास m सिटिंग से कनेक्ट, और दूसरा मास यहाँ कैपिटल M मान लो, और इन पे फोर्स लग रहा है, ठीक। तो हमसे कहा गया पहले पार्ट में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सेकेंड पार्ट
टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। लेकिन यहां क्वेश्चन में दिया गया है बेटा कि जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और लाइट है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल एंड लाइट यानी मासलेस। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगी, ठीक, मासलेस होगी, तो जिस एक्सेलरेशन से ये वाला पार्टिकल मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल भी मूव करेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और लेट मी अज्यूम दैट ए दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए इस पॉइंट पे अगर हम देखें, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में अलोंग स्ट्रिंग, तो इस मास पे टेंशन लगेगा अलोंग स्ट्रिंग। टेंशन मैंने टी रखा यानी सेम रखा, रीजन इनएक्सटेंसिबल और लाइट स्ट्रिंग। ठीक, तो देखें ध्यान से, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक एम के लिए देखें, कैपिटल एम, इस पे एक डायरेक्शन में लग रहा है यहां फोर्स एफ। ठीक, नीचे वेट लगेगा, ऊपर नॉर्मल होगा, क्योंकि कोई वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स बैलेंस होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है टी और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां से अगर हम लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो फोर्स एफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स टी, दिस इज इक्वल टू मास कैपिटल एम इनटू एक्सेलरेशन ए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ब्लॉक को देखें, स्मॉल एम को, स्मॉल एम को अगर हम देखें, इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में टेंशन, बैकवर्ड कोई फोर्स है नहीं, वेट फोर्स लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन अब इसकी वजह से अपवर्ड नॉर्मल लगेगा और वो बैलेंस करेंगे, नॉर्मल वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो टी फोर्स आगे लग रहा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स यहाँ टी लग रहा है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक, अगर टी का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो लिखेंगे हम यहां पे एफ माइनस टी के बदले एम इंटू ए, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ये माइनस यहां ले जाओ तो एफ फोर्स लिखा गया एम ए प्लस कैपिटल एम इंटू ए कॉमन ले लो तो एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो देखें ध्यान से, यहां अगर हम ए एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ठीक है, तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन से देखें तो टेंशन लिखा जाएगा मास एम इंटू एक्सेलरेशन दैट इज कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम। तो आ गया, टेंशन की भी वैल्यू आ गई और एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखें बेटा कि एफ जो था ये नेट एक्सटर्नल फोर्स था जो इस सिस्टम पे लग रहा था। ठीक, तो आज की बात डायरेक्ट हम ऐसे भी लिखेंगे कि इस सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन लिखनी होगी तो हम देखेंगे अगर सिस्टम इस तरह कनेक्टेड है कि हर एक ब्लॉक इसमें है वो मूव कर रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तो नेट एक्सेलरेशन लिखा जाएगा नेट पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन यहां से लिखते तो एक्सेलरेशन का वैल्यू देखें तो जो कैलकुलेट किया हमने, तो एक्सेलरेशन ए डायरेक्ट लिखा जाएगा नेट फोर्स, ये पुलिंग फोर्स भी हो सकता है, पुशिंग भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लें। ठीक, गुड। तो चले बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, मान लो ये ब्लॉक 4 kg एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड, फिर 2 kg मास, फिर एक और स्ट्रिंग और यहां 1 kg मास। ठीक, सरफेस स्मूथ मान रहे हैं अभी हम, और मान लो यहां एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया दैट इज 14 न्यूटन। ठीक है, तो आपसे आप पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
और सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे यूज की। इन स्ट्रिंग्स का हमने टेंशन बताना है, टेंशन कितना होगा इसमें, और एक्सेलरेशन बताना होगा हर एक ब्लॉक का। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेंगे जो ये स्ट्रिंग्स है ये इनएक्सटेंसिबल है एंड मासलेस। अगर स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल और मासलेस हैं तो तीनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये एक्सेलरेशन इसका भी एक्सेलरेशन ए, और ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि एक्सेलरेशन अगर निकालना हुआ तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो देखें ध्यान से, नेट फोर्स जो लग रहा है दैट इज 14 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखें 4 + 2 + 1 यानी 7। ठीक, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये भी इसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इसका भी एक्सेलरेशन अब होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये ब्लॉक भी मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, अब देखें इस स्ट्रिंग को अगर हम देखें, यहां इस पॉइंट पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, मान लो T1, यहां इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग हमने ली है तो टेंशन यहां से यहां तक यूनिफॉर्म होगा। अब ये स्ट्रिंग अलग से है। ठीक, तो यहां टेंशन मान लो फिर T2, और इस ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा T2। ठीक है, तो अब टेंशन हमने कैलकुलेट करना है, तो सेकंड पार्ट टेंशन कैलकुलेट करने के लिए FBD बनाए इस 1 kg ब्लॉक के लिए। अगर हम ड्रॉ करें FBD 1 kg ब्लॉक के लिए, ये 1 kg मास। ठीक है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T1। ठीक, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम अप्लाई करें तो देखें ध्यान से, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 14 डोमिनेंट फोर्स माइनस T1, दिस इज कॉल्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 1 kg है, इनटू एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो देखें ध्यान से, T1 लिखा गया 14 माइनस 2 दैट इज 12 न्यूटन। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, टेंशन का वैल्यू आ गया 12 न्यूटन। अब देखें T2 कैलकुलेट करने के लिए 4 kg मास का FBD अगर हम देखें तो इससे फोर्स T2 लग रहा है। ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ एक ही फोर्स लग रहा है T2, जिसकी वजह से आगे मूव किया इसने। ठीक, तो लॉ लिखें, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका 4 इनटू एक्सेलरेशन 2 है। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए हमने कैलकुलेट किया T1 भी और हमने कैलकुलेट किया T2 भी। ठीक है, तो कॉपी कर लें इसको। चलें बेटा, अब एक और क्वेश्चन देख लें। मान लो ये ब्लॉक जिसका मास 4 kg, स्ट्रिंग थ्रो कनेक्ट किया हमने 2 kg मास के साथ। ठीक, और इनको हमने ऐसे वर्टिकली रखा, और नेट फोर्स मान लो 120 न्यूटन। ठीक है, आपसे वही पूछा हमने पहला पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और सेकेंड पार्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अपवर्ड इस केस में फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। इस 2 kg ब्लॉक पे नीचे वेट फोर्स लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम G को एज्यूम कर लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो बताएं इसमें वेट कितना लगेगा 20 न्यूटन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इस पे भी वेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। इस पे वेट फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इसका होगा 40 न्यूटन। 4 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 माना हमने, 4 × 10 40 न्यूटन इसके। तो देखें
वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स कितना लग रहा है 40 प्लस 20 यानी 60। नेट डाउनवर्ड फोर्स 60 न्यूटन है, नेट अपवर्ड फोर्स 120 न्यूटन है। तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए हम लिखते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स लिखा जाएगा 120, इसमें माइनस कर देंगे हम 60 जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास है 4 प्लस 2 दैट इज 6। सो दिस इज 120 minus 60 and 60 divided by 6, this is 10 meter per second square. So 10 meter per second square ये डोमिनेंट फोर्स है, नीचे डाउनवर्ड लग रहा है 60 न्यूटन, अपवर्ड 120। तो दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे अपवर्ड सेम एक्सेलरेशन से, ये भी एक्सेलरेशन ए से, ये भी एक्सेलरेशन ए से, और जिसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टेंशन निकालना स्ट्रिंग में। तो देखिए ध्यान से, यहां इस ब्लॉक पे कितना लगा वेट फोर्स 20 न्यूटन, और अपवर्ड टेंशन मान लो T, यहां भी डाउनवर्ड टेंशन T। तो इस ब्लॉक का अगर हम FBD बनाएं तो देखें 2 kg ब्लॉक का अगर हम FBD बनाएं, डाउनवर्ड इस पे वेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, अपवर्ड लग रहा है इस पे टेंशन T, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड्स। ठीक है, तो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड्स, तो आप लिखोगे नेट फोर्स, तो T डोमिनेंट है, तो इक्वेशन लिखा जाएगा सेकेंड लॉ के लिए T minus 20, दिस इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 2 है और एक्सेलरेशन 10 है। ठीक है, तो ध्यान से देख, टेंशन आ गया 40 न्यूटन। ठीक, सो दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, लिख लो। तो चलिए बेटा देखें, अब हम कनेक्टेड ब्लॉक्स लेंगे। ये ब्लॉक मान लो 4 kg, ये ब्लॉक मान लो 2 kg। ठीक, और मान लो यहां इन पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, एक तो आप फाइंड करें एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। देखें कनेक्टेड है, जब इस पे फोर्स लगेगा तो जितना ये डिस्प्लेस होगा साथ साथ ये भी डिस्प्लेस होगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन होगा सेम, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो वही फॉर्मूला एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक, सिस्टम का टोटल मास, और देखेंगे हम नेट फोर्स कितना लग रहा है तब जब सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, तो देखें एक्सेलरेशन लिखा गया, नेट फोर्स कितना लग रहा है 20 डिवाइडेड बाय मास कितना है 4 प्लस 2 यानी 6। ठीक, तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स निकालने के लिए हम बनाएंगे इसका FBD। देखें अगर 2 kg ब्लॉक का हम FBD बनाएं 2 kg का, तो इस पे 4 kg की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, और 4 kg का अगर हम FBD देखें 4 kg का, तो 4 kg पे एक देखें 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और 2 kg की वजह से इस पे लगेगा नॉर्मल, 2 kg की वजह से इस पे लगेगा नॉर्मल। ठीक है, जितना 2 kg पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन 4 kg की वजह से, उतना ही 4 kg पे लगेगा नॉर्मल 2 kg की वजह से। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, यानी 2 kg पे इस डायरेक्शन में और 4 kg पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये भी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी इसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका भी है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है दैट इज m, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 2 है, इनटू एक्सेलरेशन जो है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 20/3 न्यूटन। ठीक है,
तो n का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल निकालना था इन दो के बीच में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो 2 kg पे लगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 4 kg पे लगा, तो इन दो के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज 20/3 न्यूटन, ठीक है। कॉपी कर ले, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए बेटा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो ब्लॉक मास 3 kg, दूसरा ब्लॉक मान लो इसका मास मान लो 2 kg, और एक ब्लॉक मान लो जिसका मास 1 kg, ठीक है। तो इस पे मान लो टोटल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ 12 न्यूटन, ये फोर्स हमने अप्लाई किया इस पे 12 न्यूटन फोर्स, ठीक। तो आपसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, ठीक। यानी ये ब्लॉक जो है इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स निकालने के लिए पहले देखें कनेक्टेड है तो तीनों मूव करेंगे सेम एक्सेलरेशन से, ठीक बेटा। तो ये एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें, जिस एक्सेलरेशन से तीनों ब्लॉक्स मूव करेंगे वो एक्सेलरेशन हो गया नेट फोर्स। तो बताएं बेटा नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, नेट फोर्स सिस्टम पे लग रहा है 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 6, क्योंकि तीनों मास सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 12/6, तो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो देखें नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक का है, हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स लगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट इसका आंसर भी आप बता सकते हो, 2 kg पे जो नेट फोर्स लगेगा इसका मास 2 और इसका एक्सेलरेशन भी 2 ही होगा, सो 2 × 2 4, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी 4 न्यूटन, ठीक है। अगर हम देखें कि दोनों साइड से इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए देखें हम एफबीडी बनाएंगे। 3 kg का एफबीडी अगर बनाएं 3 kg पे यहां देखें इस साइड से फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, और 2 kg की वजह से जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेट मी कॉल दैट, क्या मान लें इसको n मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम 2 kg का बनाएंगे, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 2 kg पे लगेगा नॉर्मल 3 kg की वजह से, जितना 3 पे लगा 2 की वजह से उतना ही 2 पे लगेगा 3 की वजह से, तो उसे हमने कंसिडर किया n, ठीक है। यहां अब 2 kg पे लगेगा 1 kg की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो 1 kg की वजह से लगेगा, उसको हम मान लेते हैं n डैश, ठीक। और अगर 1 kg का आपने बनाना होगा, 1 kg के लिए आप बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे नॉर्मल लगेगा n डैश, ठीक है। और इस साइड कोई फोर्स नहीं लगा, तो देखें ध्यान से, देखें इसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इधर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये भी, और ये भी इधर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो देखें यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम अप्लाई करें तो n डैश आ जाएगा, फोर्स नेट फोर्स n डैश लग रहा है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1 kg है इनटू एक्सेलरेशन 2 है, ठीक। तो ये आ गया 2 न्यूटन, ठीक। तो n डैश का वैल्यू 2 न्यूटन आ गया। अगर सेकंड लॉ यहां आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहां देखें पहले 12 न्यूटन और इस साइड n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक। यहां सेकंड लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 12 डोमिनेंट है क्योंकि बॉडी इधर मूव कर रही है, माइनस n, सो दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 3 है इनटू एक्सेलरेशन 2 है, ठीक। तो यहाँ n का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो n कम्स आउट टू बी 12 माइनस 6, दैट इज 6 न्यूटन, ठीक है। तो ये n आ गया 6 न्यूटन, यानी 3 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो 6 न्यूटन है। 2 kg और 1 kg के बीच अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से पूछा होगा तो वो 2 न्यूटन है। देखें n का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, n डैश का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, n 6 न्यूटन है, n डैश 2 न्यूटन है। तो बताएं इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स वो होगा n इस डायरेक्शन में माइनस n डैश, n का वैल्यू 6
माइनस n डैश 2 आ गया, तो 6 माइनस 2 यानी 4 न्यूटन। ठीक है, तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स लगेगा 4 न्यूटन। ये हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड लॉ लगाएं, क्योंकि ये भी एक एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उससे मूव कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ सेकंड लॉ लगाते तो सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, 2 × 2 4। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता इस और इसके बीच क्या नॉर्मल फोर्स, इस और इसके बीच क्या नॉर्मल फोर्स, ठीक है, तो हमने यहाँ आपको दिखा दिया कि वो नॉर्मल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,